नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी का त्रिपुरा और मेघालय दौरा रविवार को होगा। कई परियोजनाओं के उद्घाटन, देंगे करोड़ों की सौगात। नींद की झपकी से जेल पहुंचा चिट्टा तस्कर। 30 साल का युवक वॉल्वो बस में ला रहा था 258 ग्राम चिट्टे यानी हीरोइन के खेप। योगी सरकार के मंत्री संजय गंगवार को 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा। आचार संहिता का उल्लंघन के 2 अलग अलग मामलों में 3-3 माह की सजा। धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला। अगवा छात्रा का मुंबई में धर्मांतरण, अब निकाह की तैयारी। बीएचपी ने दी आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली की श्रद्धा बालकर जैसे हत्या का सनसनीखेज मामला। भतीजे ने की ताई की हत्या, सबके किए 10 टुकड़े, सूटकेस और बाल्टी में भरकर जंगल में फेंकाया। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती के सांसद नवनीत राणा पति के साथ अदालत में हुई पेश। दंपति के खिलाफ जारी वारंट रद्द। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए रविवार को मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वो बैठकों की अध्यक्षता और रैलियों को संबोधित करने के अलावा पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दोनों राज्यों में अधिकारियों ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मेघालय की राजधानी शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान के एक परिसर और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रविवार सुबह उनके यहां पहुंचने की परिकल्पना रखी गई है। वो परिषद की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्य सभागार भवन में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनईसी के सदस्यों, अन्य केंद्रीय मंत्री और पूर्वोत्तर के सांसद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री पिछले 50 वर्षों में पूर्वोत्तर की विकास यात्रा के प्रति परिषद के योगदान का उल्लेख करने वाले हैं और स्मारक जनरल जारी करेंगे। मोदी के बाद में शिलांग के पोलो मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने की परिकल्पना है। विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस टीम को नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर 30 वर्षीय युवक से 258 ग्राम चिट्टे यानी कि हीरोइन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वॉल्वो बस में सवार था और खेप लेकर आ रहा था। जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम द्वारा बरामद चिट्टे की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी की है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार मंडी जिला पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम हेड कांस्टेबल टेक चंद के नेतृत्व में कांस्टेबल प्रदीप कुमार, रमाजी दास, सिपाही चिराग और कई अन्य एच21 चंडीगढ़ मनाली पर सुंदरनगर के पुंग में नाकाबंदी पर मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली से मनाली जा रही वॉल्वो बस की जांच के लिए रोका गया।
जांच के दौरान बस में सवार 30 वर्षीय सुभाष चंद्र पुत्र सीताराम निवासी गांव धनखोटी तहसील सदर जिला बिलासपुर से 258 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है। 2-0 की सरकार में गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में 2 मामले दर्ज किए गए थे। सुनगढ़ी थाना के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज ने संजय सिंह गंगवार के खिलाफ 4 जनवरी 2012 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में संजय सिंह गंगवार को दोषी ठहराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई एमएलए एमपी कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को जय प्रियंका रानी ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में 3-3 महीने की सजा सुनाई, साथ ही 2-2 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाए। हालांकि दोनों ही मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें कि संजय सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार विधायक बन रहे हैं और पहली बार मंत्री पद मिला है। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस युवक पर आरोप है कि वो अपने 2 साथियों की मदद से पहले हिंदू युवती को अगवा कर मुंबई ले गया और फिर उसका जबरन धर्मांतरण कराकर अब निकाह करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जब ये बात अगवा युवती ने आने वाले पिता को फोन कर बताई तो वो थाने पहुंचे और आरोपी सलमान अली, रमजान अली समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की लापरवाही पर हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीएचपी के प्रति महामंत्री वीरेंद्र पांडे का आरोप है कि धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले में भी पुलिस लापरवाही की हदें पार कर रही है। अगर पुलिस इस मामले की कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। घटना किशानपुर थाना क्षेत्र के चीतनपुर गढ़ा गांव की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली की श्रद्धा वालकर जैसे हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की हत्या कर उसके 10 टुकड़े कर दिए गए। महिला के शव के टुकड़े दिल्ली रोड स्थित जंगलों में पड़े मिले हैं। ये महिला 5 दिन पहले अचानक लापता हो गई। बताया जा रहा है इस हत्या का अंजाम महिला के देवर के बेटे को दिया गया है। उसने पहले अपनी ताई के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या की, बाद में मार्वल कटर से काटकर सबके टुकड़े टुकड़े कर उनको सूटकेस और बाल्टी में भरकर जंगल में फेंक आया। पुलिस के अनुसार इस क्रूर हत्या का शिकार हुई महिला का नाम सरोज शर्मा है। वो पिछले दिनों अपने घर से लापता हो गई थी। इस संबंध में उसके भतीजे अनुज ने बीते 11 दिसंबर को विद्याधर नगर थाने में गुमशुदा की जानकारी दर्ज करवाई। अनुज की मां का कोरोना काल में निधन हो गया था। उसके बाद से अनुज अपनी ताई सरोज शर्मा के पास रहकर उनकी सेवा करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि 9 दिसंबर को सरोज शर्मा ने अनुज को दिल्ली जाने की बात पर टोक दिया था। इससे वो उस पर नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने ताई सरोज शर्मा के सिर पे हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के वक्त सरोज शर्मा का परिवार राजस्थान से बाहर गया हुआ था। घर पर सरोज और अनुज ही थे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के मामले में अमरावती से
सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ जारी जमानती वारंट को उनके अदालत में पेश होने के बाद शनिवार को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें अदालत की तारीखों में उपस्थित रहने और मामले के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने का निर्देश दिया। इस साल अप्रैल में मुंबई पुलिस ने कथित रूप से विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के मामले में राणा दंपति को गिरफ्तार किया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मतोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया था, जिसके कारण दंपति को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 1 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश RN रोड़के ने ये देखते हुए जमानती वारंट जारी किया था कि नवनीत और रवि राणा पुलिस द्वारा मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद उसके समक्ष पेश नहीं हुए थे। राणा दंपति को 14 दिसंबर की अदालत में पेश होना था और 5-5 हजार रुपए का भुगतान कर अपने खिलाफ जारी जमानत वारंट रद्द करवाना था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाता। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को विशेष अदालत में 1 अक्टूबर को पेश होना था। बिहार में नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण आज से शुरू होगा। इस बार राज्य के 156 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत भी शामिल है। पहले चरण में 6965 केंद्र पर मतदान केंद्र है। नगर पालिकाओं में 7 बजे से लेकर 5 बजे तक चुनाव होगा, जबकि गया जिले के इमामगंज नगर पंचायत में 3 बजे तक चुनाव होगा। शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर सशस्त्र सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वेबकास्टिंग के साथ साथ लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखे जा रहे हैं। कटिहार में 5 नगर पंचायत चुनाव के लिए आज यानी कि रविवार को मतदान हो रहा है, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 55 पद, उप मुख्य पार्षद के लिए 44 पद और 5 पंचायत के लिए कल 413 पार्षद पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कटिहार के 5 पंचायत अहमदाबाद, कुर्सेला, कोड़ा, बारसोई और मनिहार नगर पंचायत में कुल 7972 मतदाता अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। इस बीच कटिहार जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर मनिहारी नगर पंचायत के रामेश्वर यादव महाविद्यालय मतदान केंद्र से मतदान को लेकर सुबह सवेरे लोगों में किस तरह का उमंग है वो देखने को मिल रहा है। प्रथम चरण में कुल 52,530 मतदाता है, जिसमें पुरुष और महिला की संख्या भी काफी हद तक अच्छी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जांच टीम चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। SIT ने मामले की चार्जशीट को PO ऑफिस भेजा, जो संभवतः सोमवार को दाखिल की जाएगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर भी मुंगेसन से प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में SIT को 3 मोबाइल मिले थे, जिनमें से एक मोबाइल आरोपी अंकित और एक सौरभ और एक मोबाइल अंकिता का था। मोबाइल भी परीक्षण के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल है। हालांकि आज तक जांच टीम को अंकिता का और आरोपी पुलकित का दूसरा मोबाइल नहीं मिल पाया है। ADG ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो चुकी है, हालांकि बाकी जांच जारी रहेगी और SIT अपना काम करती रहेगी। हरियाणा के सोनीपत जिले का
फिम्स अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर फिम्स हॉस्पिटल सुर्खियों में है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद मृतक के परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके मरीज की मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जानबूझकर उन्हें इलाज के लिए रखा और लाखों रुपए का बिल बना दिया। मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और पूरे मामले में हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टरों ने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली थी। दरअसल सोनीपत के गांव राय निवासी धर्मवीर के परिवार के सदस्यों ने 10 दिन पहले धर्मवीर को बीपी हाई की शिकायत के बाद सोनीपत में स्थित फिम्स अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग की नस फट चुकी है और वो लोग 4 लाख जमा करा दें। ऑपरेशन के बाद धर्मवीर की ठीक हो जाएंगे, लेकिन इलाज के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को धर्मवीर से मिलने नहीं दिया गया। जब परिवार के सदस्यों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रेफर करने को कहा। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी मरीज की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिवार के सदस्य और ग्रामीणों ने हॉस्पिटल प्रशासन में जमकर बवाल काटा और हॉस्पिटल के सभी गेट को बंद कर दिए गए। परिजन हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए। परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। झारखंड के लोहरदगा स्थित HDFC बैंक की गुदरी बाजार शाखा में 57,50,000 रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है। बैंक के आंतरिक ऑडिट में ये घटना उजागर हुई है। इस मामले में शाखा प्रबंधक श्वेताम रंजन ने सदर थाना में वरीय केशरियर धीरज भारती और केशियर युवजीत डी के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज कराई है। धीरज भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। शुभजीत डे ने लोहरदगा विहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर को बैंक के आंतरिक ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा लोहरदगा शाखा की जांच की गई। इसमें पाया गया कि 9 दिसंबर को बैंक कार्य अवधि के बाद कुल 2,50,72,420 रुपए जमा थे और अभी मात्र 1,52,16,801 रुपए जमा है। जमा पैसे में 57,50,000 रुपए गायब मिले। सूचना के मिलते ही बैंक प्रबंधक के होश उड़ गए। तत्काल प्रबंधन ने लोहरदगा थाने पहुंचे तो 2 कैशियर पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाए। वही गबन का मामला आते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पूरे मामले में लोहरदगा SDPO वरिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होती है तो कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस केस में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिल्किस बानो की दोषी की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट अब कोई विचार नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की क्षमा आवेदनों पर फैसला करने का अधिकार है, भले ही मुकदमा महाराष्ट्र में किया गया था। याचिका खारिज होने से पहले इस मामले पर त्वरित सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार बार एक ही मामले की मिसनिंग मत कीजिए।
ये बहुत परेशान करने वाला है। दरअसल पीड़िता बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले बिल्किस बानो ने कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों को भाजपा नित गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफ कर दी थी, जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बात सामने आई है कि बिहार में चर्चित रहे चारा घोटाले की तरह बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कार को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उन्हें उपयोग में लाया गया है। खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को लगभग 355 करोड़ का चूना लगा है। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में हुआ है। CAG की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार रामावत शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाए गए सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की गई। बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चालान की जांच में लगभग 46,935 ई चालान फर्जी पाए गए हैं। इनमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू ढोया गया। बिहार में जहरीली शराब का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार के छपरा जिले के बाद अब अन्य जिलों में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आ रही है। छपरा के अलावा सिवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। वहां छपरा जहरीली शराब कांड की बात करें तो इससे अब तक 73 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 34 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से 34 मौतों के आधिकारिक आंकड़े दिए जा रहे हैं। छपरा में लगातार हो रही मौतों से मृतकों के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। सदर अस्पताल में अब तक 31 और पटना में 3 मरीजों की मौत हुई है। जिला प्रशासन 34 मौत का ही दावा कर रहा है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े 75 से अधिक मौत की बात कह रहे हैं। इन मामलों में सच्चाई भी है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने बिना पोस्टमार्टम किए ही लोगों की लाश को जला दिया है। मसरख थाना क्षेत्र के मरशद, तख्त, जादू मोड़, पचखाड़, भैरोली, बेचनपाड़ा, घेंगिया, गंगोली, गोपालबाड़ी, हनुमानगंज तथा ईश्वापुर थाना क्षेत्र के डोइला और महुली के साथ अन्य अमनौर और मढ़ौरा में लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, जो अस्पतालों में इलाजरत हैं। हालांकि छपरा जहरीली शराब कांड से जुड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन छपरा के अलावा सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत हुई है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।